हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड हमें बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हमें नन्ही का राज खुलने वाला है। और कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि नन्ही अपने रूम में बैठकर काला जादू कर रही होती है और वह एक गुड़िया पर जैसे ही कील छुओती है तो उसका असर मीठी पर दिखाई देता है। और फिर आज का एपिसोड हमारा जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि मीठी के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और मीठी, आकाश और नानी सभी मीठी को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वह मीठी से बार-बार बोल रहे होते हैं कि तुम एक बार इस धागे को अपने हाथ पर बंधवा लो मीठी और इन तिलों से अपनी नज़र उतरवा लो। अगर तुम यह चीज़ करवा लोगी तो तुम्हारे ऊपर से यह काला जादू खत्म हो जाएगा। और मीठी उसके लिए राज़ी हो जाती है और तभी हमें मीठी की ना अन्नी मीठी के ऊपर से उन तिलों को जैसे ही उतारती है और साथ में ही उस काले धागे को बांध देती है तो हमारा दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मीठी के ऊपर नंदिनी जो जादू कर रही होती है तो बदला लेने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही वह उस गुड़िया पर आखिरी वार करने को होती है तभी हमें आकाश को दिखाया जाता है जो अपने रूम में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा होता है। और जैसे ही वह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है तो चमेली के रूम में ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं और उसकी खिड़की खुल जाती है। और जैसे ही खिड़की खुलती है तो वहाँ पर हवा का झोंका आ जाता है और वहाँ पर नन्ही के पास रखी हुई मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं जिससे चमेली की गई हुई सारी पूजा भंग हो जाती है। और दूसरी ओर फिर मीठी को दिखाया जाता है जिसे आराम पड़ जाता है क्योंकि नन्ही का वार फेल हो जाता है। तभी मीठी की अन्नी बोलती है कि हमने जो अभी तिलों को जलाया है उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, तो इसका मतलब सीधा यह है कि मीठी के ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। और यह बात सुनकर आकाश भी हैरान हो जाता है कि मेरी मीठी पर जादू करने वाली कौन है और किसने किया है। यह सब बातें फिर माँ भी बोलती है कि मीठी पर जादू कौन कर सकता है। तभी आकाश के मुंह से निकलता है कि सिर्फ एक ही है जो मीठी से जलती है और वह है नंदिनी, और नंदिनी के अलावा यह काम हमारे घर में कोई नहीं कर सकता है। तभी आकाश गुस्से में नंदिनी के रूम की ओर जाता है और रूम में दिखाया जाता है कि नंदिनी फर्श पर पड़े हुए खून को कपड़े से साफ कर रही होती है। और वहाँ पर सामने रानी भी खड़ी होती है और वह अपनी माँ को देख रही होती है। जैसे ही आकाश गेट खोलकर अंदर आता है उसे दिख जाता है कि नंदिनी क्या कर रही है और वह पीछे से खड़ा होकर तभी मीठी की नानी भी पीछे से आ जाती है। और तभी आकाश अन्नी को बोलता है कि यह खून कहाँ से आया है। तभी दूसरी ओर से रानी बोलती है कि पापा यह खून नहीं है, यह लाल कलर है। मैं अभी पेंटिंग कर रही थी ना तो उसी में से यह कलर नीचे गिर गया है। लेकिन आकाश को थोड़ा शक हो जाता है और वह रानी से पूछता है कि सच में बेटा यह कलर ही है ना। तो रानी बोलती है कि हाँ पापा यह कलर ही है, मैं पेंटिंग कर रही थी ना इसलिए गलती से यह नीचे गिर गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नन्ही नीचे पड़े हुए खून को अपने सर पर लगा लेती है और जैसे ही वह मुड़ती है तो अन्नी देखकर बोलती है कि तुम्हारे सर पर यह चोट कैसे लगी है। तभी रानी बोलती है कि पापा यह खून नहीं है, यह नीचे पड़ा हुआ कलर था ना, तो वही मम्मी ने अपने सर पर लगा लिया है गलती से। और फिर तभी नंदिनी आकाश से बोलती है कि आकाश मीठी की तबीयत अब कैसी है। लेकिन आकाश उसको कुछ भी जवाब नहीं देता है। वह सीधा अपनी बेटी रानी के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बेकार है बेटा, शायद कोई तुम्हारी माँ के साथ बुरा करना चाहता है। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ें गलत लगे या दिखें तो तुम मुझे ज़रूर बता देना। और फिर यह बात बोलकर आकाश रूम में से चला जाता है। तभी चमेली फटाफट गेट को जाकर बंद कर देती है और फिर रानी के पास आ जाती है और वह अपनी बेटी रानी से बोलती है कि तूने तो मुझे आज बचा ही लिया बेटा, अगर तू इतनी समझदार कब से हो गई है, तूने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला। तभी रानी बोलती है कि मीठी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी की भी जान को बचाने के लिए झूठ भी बोलना अच्छा होता है। और फिर रानी नंदिनी से पूछती है कि तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी है। नंदिनी बहाना बनाते हुए बोलती है कि मैं तेरी मीठी माँ के लिए फल काट रही थी ना, तो वहीं पर टेबल से लग गई मेरे ये चोट सर पे। रानी को यह बात हजम नहीं हो रही होती है और फिर वह रानी से बोलती है कि माँ फल काटते हुए आपके सर पर चोट कैसे लग गई है। फिर नंदिनी बात घुमाते हुए बोलती है कि बस बेटा ऐसे ही लग गई है ये फिर। और फिर नंदिनी रानी को बोलती है कि जाओ रानी तुम अपने स्कूल का काम कर लो जाकर रूम में।
और फिर रानी वहाँ से चली जाती है। और रानी के जाने के बाद नंदिनी मन ही मन में बोलती है कि मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चालों के बारे में पहले ही पता होता है कि तुम क्या करने वाले हो। और यह बात बोलकर हमारा यह सीन यहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन में मीठी, आकाश, माँ और अन्नी को दिखाया जाता है जो मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। तभी मीठी अन्नी से बोलती है कि अन्नी, अगर आज आप नहीं होती तो मुझे शायद कुछ ना कुछ हो ही गया होता। आपने आज मेरी जान बचा ली। यह बोलकर उन्हें शुक्रिया बोलती है। तभी अन्नी बोलती है कि तू तो मेरी बेटी है और मैं तुझे ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी, और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ भी बुरा हो। तभी अन्नी मीठी को बोलती है, तो मेरा शुक्रिया क्यों बोल रही है? तू आकाश और अपनी माँ का शुक्रिया बोलना चाहिए। अगर इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद कुछ अनर्थ ही हो जाता। और जैसे ही मीठी आकाश को शुक्रिया बोलती है, आकाश की माँ को शुक्रिया बोलती है, तो माँ बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तू तो मेरी बहुरिया है। तुझे तो मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं तेरे लिए तो अपनी जान भी दे सकती हूँ, और तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और माँ की यह बात सुनकर मीठी को बहुत अच्छा लगता है और मीठी की नज़र एकदम आकाश की जेब में रखे हुए उस फ़ोन पर जाती है और वह बोलती है कि आकाश, तुम्हारा फ़ोन पर कॉल आ रही है। और जैसे ही आकाश जेब में से फ़ोन निकालता है और देखता है कि विष्णु की 20 कॉल आई हुई हैं, जिसमें से एक भी कॉल आकाश ने पिक नहीं की होती है। तभी आकाश को शक हो जाता है कि विष्णु ने इतनी कॉल क्यों की है, कुछ तो उसके साथ ज़रूर गलत हो रहा है, और यह सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। और तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर आकाश को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर पहुंच जाता है, क्योंकि विष्णु ने उसको कॉल करके उसी जगह पर बुलाया होता है। और जैसे ही आकाश वहां पर पहुंचता है तो वह चारों तरफ देखता है और उसे वहां पर विष्णु कहीं भी नहीं दिखता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि विष्णु किसी साइड में किसी डिब्बे के पीछे छुपा होता है। और वह आकाश को देखकर एकदम से बाहर आ जाता है और फिर आकाश से बोलता है कि इस साले खन्ना ने तो मुझे फंसा ही दिया है, आकाश, झूठे अंजाम में। फिर आकाश पूछता है कि तुम इसके जाल में कैसे फंस गए विष्णु? तभी विष्णु बोलता है कि अभी ये टाइम बताने का नहीं है, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तुम मुझे किसी ऐसी जगह पर लेकर चलो जहाँ पर मैं महफूज रहूँ, जहाँ पर मुझे पुलिस वाले ना पकड़ सकें। तभी विष्णु से आकाश बोलता है कि ये बताओ मुक्ता कैसी है? तो आकाश बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसको रात में कॉल करके सारी बातें समझा दी हैं, अब वह परेशान नहीं हो रही है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तभी आकाश बोलता है कि उसकी टेंशन अब तुम ज़्यादा बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि अब वह समझ गई है। और फिर आकाश विष्णु को बोलता है कि अब एक ही जगह सेफ है जहाँ पर तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता है, और वह घर है मेरा घर। तुम ऐसा करो, फटाफट मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो। और वह अपने साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर लेकर आ जाता है। विष्णु को घर लाते हुए नंदिनी देख लेती है और वह विष्णु को देखकर पहचान जाती है कि यह तो खन्ना का आदमी है। मैंने इसको एक बार ऑफिस में देखा था जब मैं खन्ना से मिलने गई थी, और बोलती है कि मुझे भी तो खन्ना को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और फिर नंदिनी खन्ना को फ़ोन कर देती है और खन्ना से बोलती है कि मेरे पास तेरे लिए कुछ एक ख़ास इन्फॉर्मेशन है। और नंदिनी खन्ना को यह बात बता देती है कि विष्णु हमारे घर पर आया हुआ है, आकाश उसको अभी कहीं सर लेकर आया है। तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन में नंदिनी को अपने रूम में दिखाया जाता है जो एक ट्यूब लेकर अपनी चोट पर लगा रही होती है, और उसको यह लगाते हुए अन्नी देख लेती है और अन्नी का शक कंफर्म हो जाता है कि यही है जिसने मीठी के ऊपर काला जादू करवा रही है। और तभी हमारा सीन आकाश और विष्णु की ओर शिफ्ट हो जाता है। आकाश विष्णु को अपने रूम में लेकर चला जाता है और विष्णु से बता रहा होता है कि मीठी के ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। तो विष्णु आकाश से पूछता है कि आकाश, काला जादू करने वाला व्यक्ति कौन है? तभी आकाश बोलता है कि अन्नी ने बताया था कि जादू करने वाला बंदा घर का ही है, और हमें तो नंदिनी पर ही शक था, क्योंकि जो भी जादू टोना करता है अगर उसके सर पर चोट लग जाती है, और शायद उसके चोट भी लगी है। और हम नन्नी के रूम पर गए भी थे और उसके कहीं भी चोट नहीं लगी है। तो यह बात सुनकर विष्णु भी हैरान हो जाता है। तभी वह कुछ बोलने को होता है तो आकाश के कॉल नंबर पर अन्नी की कॉल आ जाती है, और वह जैसे ही कॉल उठाता है तो अन्नी बोलती है कि आकाश, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से घर पर आओ। तभी आकाश बोलता है कि अन्नी, मैं तो घर पर ही हूँ,
तभी अन्नी बोलती है कि बेटा मुझे पता चल गया है कि मीठी के ऊपर काला जादू करने वाला कौन है। तभी आकाश नानी के साथ नंदिनी के कमरे में चला जाता है। नंदिनी बेड पर लेटी होती है और वाइट कलर की पट्टी अपने सर पर बांध रखी होती है और नंदिनी बोलती है कि हमें पता है कि तूने ही काला जादू करा है मीठी के ऊपर, तेरे सर पर यह चोट कैसे लगी है। तभी नन्ही डरते हुए बोलती है कि मेरे सर पर ही चोट लगी है और मुझको ही नहीं पता है कि मेरे चोट लगी है। तभी आकाश बोलता है कि अगर तुम्हारे सर पर चोट नहीं लगी है तो तुमने यह सर पर पट्टी क्यों बांध रखी है। तभी नन्ही बोलती है कि कोई बात नहीं, अन्नी के पास बहुत अच्छी दवाई है सर दर्द को ठीक करने की, तुम एक बार इस पट्टी को तो हटाओ और उस दवाई को तुम्हारे सर पर अन्नी को लगाने तो दो, तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी नन्ही आकाश के आगे रोने का बहाना करने लगती है और बोलती है कि अगर तुम सबको मुझ पर शक है ना तो तुम खुद ही इस पट्टी को हटा लो। और अन्नी जैसे ही उस पट्टी को हटाती है और बोलती है कि आकाश देखो, और उसके सर पर जैसे ही आकाश देखता है तो उसको उस चोट का निशान कहीं भी नहीं दिखता है। और यह देखकर अन्नी और आकाश दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि जो चोट का निशान अभी अन्नी ने थोड़ी देर पहले नन्ही के चेहरे पर देखा था वो तो अब है ही नहीं। और यह देखकर हमारा यह एपिसोड वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो हमारे आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।